हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज से आज भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी टीम की सदस्य मिलने के लिए उनके कार्यालय में पहुंची। इन महिला खिलाड़ियों में टीम की कप्तान रानी रामपाल, मोनिका, निशा, नवनीत कौर, नवजोत कौर, उदय, शर्मिला और नेहा शामिल थी। इसके अलावा टीम के साथ आए विधायक रामकरण काला भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री विज ने भी कहा कि खिलाड़ियों को शॉल व मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया है और कहा कि आज भारत की महिला हॉकी टीम के सदस्य टोक्यो ओलंपिक से लौटने के बाद उनके कार्यालय में पहुंची है, उनका वे स्वागत करती हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ओलंपिक जैसी बड़ी खेल प्रतियोगिता में किसी टीम व खिलाड़ी का पहुंचना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ओलंपिक में जाने के लिए कई खिलाड़ियों की ख्वाहिशें होती हैं। उन्होंने कहा कि खेल में हार जीत होती रहती है और खेल में इसका कोई महत्व नहीं होता। महत्व तो इस बात का होता है कि ये कितने दमखम के साथ खेली हैं और इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इन हॉकी खिलाड़ियों ने मैचों में दमखम, तकनीक, वैज्ञानिक सूझबूझ के साथ अपने खेल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी। उन्होंने कहा कि मैच नहीं जीत पाए, लेकिन इन्होंने अपने पूरे खेल के बल पर पूरे देश को एक करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हॉकी के खेल में अपनी रुचि दिखाई और एक खिलाड़ी को मैच के दौरान चोट लगने पर उस खिलाड़ी से बातचीत कर हौसला बढ़ाने का काम किया। विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति का स्रोत है, उनसे जो भी मिलता है उसमें शक्ति का संचार हो जाता है। उनका खेलों की तरफ पूरा ध्यान है, इसलिए उन्होंने खेलो और इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया है ताकि अच्छे खिलाड़ी तैयार हो सके। हरियाणा हमेशा से ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है और हम खिलाड़ियों को ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता को क्रमशः 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़ और सरकारी नौकरी व 1 प्लॉट देते हैं। उन्होंने कहा कि ये भारतवर्ष में किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा पुरस्कार राशि है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इन हॉकी के खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कहा कि महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल के आग्रह का जिक्र करते हुए कहा कि इन्होंने जो मांगे रखी है उस संबंध में भी मुख्यमंत्री से बात करेंगे, क्योंकि वे एक अच्छे वकील हैं। महिला हॉकी टीम टोक्यो से आने के बाद आज मेरे कार्यालय में आई। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बड़ी बात होती है जब कोई टीम, जहां कोई खिलाड़ी देश को ओलंपिक में जाके रिप्रेजेंट करता है। हजारों खिलाड़ियों की ख्वाहिश होती है कि हम एक बार ओलंपिक को जाकर हाथ लगा लें। जीत हार खेल में कोई महत्व नहीं रखती है। महत्व इस बात का होता है कि कितने दमखम के साथ खिलाड़ी ने अपना प्रदर्शन किया। और मैंने इनके तीनों मैच देखे हैं और तीनों मैचों में इन्होंने पूरे दम के साथ, टेक्निक के साथ, साइंटिफिक सूझबूझ के साथ इन्होंने अपने मैच खेले। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, पर आज भी सारा देश वो झांसी की रानी को नतमस्तक होता है। मेडल नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, लेकिन सारे देश को, चाहे वो किसी प्रदेश का, किसी प्रांत का, किसी भाषा का, किसी धर्म का, किसी जाति का हो, इन्होंने सारे देश को एक कर दिया। सब जुड़ गए खेल के साथ। लोग टेलीविजन के आगे से हटे नहीं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रुचि दिखाई,
एक एक खिलाड़ी में, हमारी हॉकी की खिलाड़ी को अगर चोट लग गई तो उससे भी फोन करके उन्होंने पूछा। ये जो प्रधानमंत्री जी का इस प्रकार से खेलों के प्रति, वो तो शक्ति का स्रोत है। उनसे तो जो एक बार मिल लेता है वो एनर्जाइज हो जाता है, उसमें शक्ति आ जाती है। और उन्होंने कई मैच तो देखे भी। उनका बहुत ध्यान है खेलों की तरफ। उन्होंने खेलो इंडिया भी शुरू किया है कि खिलाड़ी तैयार हों, और हरियाणा तो हमेशा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता आया है। देश का सबसे बड़ा अवार्ड, प्रोत्साहन राशि, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी और प्लॉट हम देते हैं। सिल्वर मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ रुपया, एक प्लॉट और नौकरी हम देते हैं। और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 2.5 करोड़ रुपया, एक प्लॉट और नौकरी हम देते हैं। ये हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रोत्साहन राशि है। और इन बच्चियों को मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इनको निरुत्साहित नहीं होने दिया। उन्होंने इनके लिए 50-50 लाख रुपया देने की घोषणा की है। इन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी हैं, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा। और मैं एक अच्छा वकील हूं, मैं इनकी पैरवी करूंगा और इनकी वो मांगे भी मैं पूरी करवाऊंगा। सर, क्या कुछ मांगे हैं जो रखी हुई हैं, बातचीत की? वो हमारे और इनके बीच की बात है, आपकी पूछते हैं। मैंने बता दिया ना कि जो मांगे रखी हैं मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा। इसके अलावा कुछ आप पूछ लो, जो मर्जी पूछ लो। एक आपने जो फैसला अभी कैबिनेट के अंदर हुआ कि नगर निगमों में, नगर पालिका, नगर परिषद में जो ऑडिट है वो एजी के माध्यम से, हाँ क्या जी, फैसला है और किस तरह से भ्रष्टाचार पर आप लगाओगे? इस बार मैंने कैबिनेट में एक प्रस्ताव रखा था कि नगर निगम, नगर पालिकाओं का जो ऑडिट है वो एजी द्वारा किया जाए, जिसको वहां स्वीकार कर लिया गया और अब उसकी आगे की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इससे नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। सब एक आज आपने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो फाइलें तुरंत क्लियर करें, अपने पास ना रखें, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने जनता की सेवा करने की शपथ ली है। चाहे हम मंत्रीगण हैं, चाहे अधिकारी हैं, हमें जनता के काम त्वरित तौर पर करने चाहिए। और मैं तो सबको कहता हूं कि बीमार होने के बाद ऑक्सीजन लगाकर भी यहां बैठकर अगर मैं फाइलें निकाल सकता हूं तो आपके दफ्तरों में फाइलों के ढेर क्यों लगे हुए हैं? क्लियर करिए उनको अंजाम तक पहुंचाइए और लोगों के हित की हैं। लोगों को
इंसाफ दिलाइए, नहीं तो फिर हमें जा जाकर देखनी पड़ेंगी। और फिर जब अनिल भी जाता है तो क्या होता है ये आप सब जानते हैं। कोई एक्शन भी होगा, कोई अगर ऐसी खामी पाई जाती है? अभी 4 सस्पेंड करके आया हूं पंचकूला के थाने में। एसएचओ को किया, 3 आदमी और किए। इसीलिए किए कि अनेकों लोगों की शिकायतें वहां पर अनअटेंडेड पड़ी थी। ये किसी भी दफ्तर में किसी भी कर्मचारी के द्वारा अगर ऐसा किया जाएगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आपकी बात कुछ और बड़े अधिकारी भी आ सकते हैं क्या सर इसमें बैठे? काम ना करने वाला कोई छोटा या बड़ा नहीं है, जो होगा वो भुगतेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का एक लेटर भी आया है, डायरेक्शन आई है जिसमें जो एमपी एमएलए उन पर अगर कोई केस पेंडिंग है तो उसे राज्य के अंदर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, हाई कोर्ट की परमिशन जरूरी होगी। किस तरह नहीं, स्वागत योग्य है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अच्छा फैसला है। और मैं समझता हूं कि इससे जो राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा था उस पर रोक लगेगी। भ्रष्टाचार करने वाले नेता हुए। हाँ, डीजीपी मिलने वाला एक आपके पास शहरी निकाय विभाग भी है। पिछले दिनों आपने कुछ सिपाही कर्मचारियों को रेगुलर किया था। बाकी स्टेट के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या नहीं, मैंने सारी डिटेल मांग ली है कि कितनों को हम ऑन रोल कर चुके हैं और मुझे नगर निगम, नगर पालिका, शहर ये डिटेल दी जाए कि कितनों को और किया जाना है और कब तक वो सबको कर दिया जाएगा। तो क्या मान के चलें कि ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग जो शोषण हो रहा है उसको खत्म करने जा रहे हैं आप? ठेकेदारी को खत्म करने के लिए हमने कॉरपोरेशन बना दी और आप तो सब जानते हैं कि मैं इसके लिए बहुत देर से संघर्ष कर रहा था। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को मान के इसके लिए कॉरपोरेशन बना दी। ठेकेदारी में शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है और मैं इसके लिए सदा आवाज उठाता रहा हूं। नेशनल हेल्थ मिशन की मीटिंग हुई है, कोई विशेष निर्णय लिए गए? एनएचएम की मीटिंग साल में 2 बार होती है, फुल हाउस की। उसमें क्या क्या हमने किया वो बताया जाता है और आगे हम क्या करने वाले हैं वो बताया जाता है। जब हमारी सरकार आई थी तो एनएचएम का बजट 500 करोड़ का था। हमारे अच्छे प्रदर्शन के कारण आज केंद्र ने वो 500 करोड़ से बढ़ाकर 1350 करोड़ कर दिया है। इसमें सब बातें आ गई। हमारा आईएमआर इंप्रूव हुआ है, हमारा एमएमआर इंप्रूव हुआ है, हमारी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी हमारी इंप्रूव हुई है। और ये सब चीज़ें तभी इंप्रूव होती हैं अगर सारी स्वास्थ्य सेवाएं इंप्रूव होती हैं। हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ आप लगातार मीटिंग ले रहे हैं। हिमाचल में केस बढ़े हैं, कई राज्यों में और केस आने लगे हैं। तीसरी लहर को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? तीसरी लहर से हमें केवल लोग बचा सकते हैं। हम तो ठीक करने वालों में हैं। लोग अगर कोरोना का प्रोटोकॉल को स्वयं की इच्छा से मानते रहेंगे, मास्क डालेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, तो यकीन मानिए ये कोई तीसरी चौथी लहर यहां नहीं आ सकती। उसके लिए वैक्सीनेशन भी हम बड़ी तेजी से कर रहे हैं। 1,30,00,000 लोगों को हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हर एलिजिबल,
हरियाणवी को हम ये वैक्सीनेशन कर दें, क्योंकि इस कोरोना से बचने का वो सबसे बड़ा कवच है।